चलो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया और ये कंडीशन क्या था, इफ F external on a system is 0, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, then momentum of center of mass will remain constant, will remain conserved. In fact इसी का को थोड़ा सा और हम समझ सकते हैं कि ओवरऑल नेट फोर्स जीरो नहीं है, बट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है। जैसे मैं कहूँ सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में जीरो, तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट होगा। तो ये जो हमने लिखा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा है, और एक दो चार सम्स इस पे किए थे। कुछ बच्चों को भी रियलाइज नहीं होगा कि ये है क्या, कैसे हो रहा है। तो एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। सपोज एक यहाँ पे वुडन प्लैंक है या एक कार्ट है ऐसे, ये कार्ट है कैपिटल एम मास का, ये स्मॉल एम मास का, और अभी दोनों रेस्ट में हो और ये स्मूथ सरफेस है, ये फ्रीली मूव कर सकता है, इसलिए मैंने व्हील लगा दिया कि स्मूथली फ्रीली मूव कर सकता है। अभी दोनों रेस्ट में हो, नेट मोमेंटम सिस्टम का क्या है, जीरो। अब किसी ने क्या किया, ये इधर जंप कर गया, इधर जंप कर जाओ, और तुम इतना रियलाइज कर सकते हो कि अगर तुमने जंप किया तो ये रेस्ट में नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिकॉइल होगा। होगा या नहीं? दिया परदेशी, ऐसा होता है या नहीं? If you jump in this direction, this will go in this direction. If you gain velocity in this direction, this will gain velocity in this direction. क्यों ऐसा हो रहा है? Because इस सिस्टम पे x डायरेक्शंस में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। समझो इस बात को। अभी मोमेंटम जीरो, अगर ये इधर जंप किया, इसको इधर कुछ मोमेंटम मिला, तो मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए इसको इस डायरेक्शन में मोमेंटम गेन करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में इसको मोमेंटम मिलेगा, बिकॉज नेट मोमेंटम शुड बी जीरो, इनिशियली जीरो। अगर हम मैकेनिज्म से डिस्कस करें तो ये इधर वेलोसिटी गेन तभी करेगा जब अगर तुम जंप करते हो तो तुम देखते होगे तुम क्या करते हो, इस कार्ट को पुश करते हो पीछे, कार्ट विल पुश यू इन दिस डायरेक्शन, तो तुम्हें इधर फोर्स कार्ट लगा रहा है और तुम कार्ट पे इधर लगा रहे हो, इंटरनल फोर्स है। सो इंटरनल फोर्सेज किसी एक बॉडी के मोमेंटम को चेंज कर सकता है, दो बॉडी के मोमेंटम को चेंज कर सकता है, लेकिन इंटरनल फोर्स सिस्टम के मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता है। सिस्टम का मोमेंटम इंटरनल फोर्सेज के कारण चेंज नहीं होगा और वो कंजर्व रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आई, थोड़ा रियलाइज हुआ? प्रथमेश? यस। हाँ सर। थोड़ा सा कोशिश किया मैं मैकेनिज्म समझाने का भी। क्या इंटरनल फोर्सेज सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है? नहीं। वर्ड सुनना, मतलब सुनना स्टेटमेंट।
क्या इंटरनल फोर्सेस सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है? नहीं। देवकी ने सबसे पहले बताया यस। देखो अभी दोनों रेस्ट में था, अब ये एक इधर गया एक इधर गया, तो इसको भी काइनेटिक एनर्जी मिला, इसको भी काइनेटिक एनर्जी मिला। काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, सिस्टम का एक नेट काइनेटिक एनर्जी हो गया। कहां से आया? ये एक दूसरे ने फोर्स लगाया। लेकिन लीनियर मोमेंटम सिस्टम का इंटरनल फोर्सेस चेंज नहीं कर सकता। लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक को अगर इधर देगा तो दूसरे को दूसरे डायरेक्शन में देना होगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई कहे कि सर यहाँ पे सपोज ऐसा हो कि ये फ्रिक्शन है या इसको लॉक कर दिया, फिक्स कर दिया, तो ये इधर जंप करेगा। ये अगर इधर जंप किया, इसको मोमेंटम गेन किया, ये जाना चाहेगा इधर, बट ये लॉक है यहाँ से, तो ये ग्राउंड इस पे इधर फोर्स लगा के इसको रोक के रखेगा, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगा इधर। लेकिन क्यों चेंज हुआ? बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स, ग्राउंड ने फोर्स लगाया, यहाँ जो लॉक है। तो आई होप कि मैं कोशिश किया थोड़ा समझाने का, रियलाइज कराने का। तो लिखो एक सवाल यही। ये सवाल मैंने लिख दिया। कार्ट कैन मूव फ्रीली ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, फ्रिक्शनलेस है, दैट मींस एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम पे नहीं लगेगा। इनिशियली बॉय एंड कार्ट इज एट रेस्ट, नाउ द बॉय जंप्स टुवर्ड्स राइट, ये इधर जंप किया विथ वेलोसिटी v नॉट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जंप किया। देन find velocity with which cart will recoil. इसको बोलते हैं रिक्वायल वेलोसिटी, बिकॉज ये इधर गया तो ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन करेगा। सो सॉल्यूशंस क्या लिखोगे? इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज 0, no external force on system in horizontal direction, so linear momentum will remain conserved.
That means initial linear momentum of the system is equal to final linear momentum of the system. Initial 0, फाइनल। सपोज ये रिक्वायर हुआ है इधर V1 से और ये V0 से जंप किया है, V1 अननोन है, तो हम लिखेंगे फाइनल इज mV0, इसका मास स्मॉल m, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, प्लस कैपिटल M, इसका हमने इधर माना है, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस V1, तो यहां से आ जाएगा V1 इज इक्वल टू स्मॉल m V0 अपॉन कैपिटल M। क्योंकि ऑलरेडी हमने डायरेक्शन अपोजिट मान लिया है तो पॉजिटिव आया, दैट मींस जो डायरेक्शन माना है वही करेक्ट है। अब एक एचसी वर्मा का सवाल ले रहा हूं, बड़ा अच्छा सा सवाल है, मोमेंटम कंजर्वेशन का एक, समझो कि प्रैक्टिकल काइंड ऑफ थिंग जिसको विजुलाइज कर सकते हो, एक सवाल। अच्छा, एक टावर है, एक बड़ा सा बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है, इसमें काइनेमेटिक्स और मोमेंटम कंजर्वेशन ये दोनों के एप्लीकेशंस पे एक सवाल ले रहा हूं। और एक स्टूडेंट था जो यहाँ पे खड़ा था, मस्ती कर रहा था, और ये स्कूल जाने वाला था, बैग लिए हुए था, स्कूल बैग, आजकल देखते हो कितने बुक्स होते हैं, तो एक भारी सा बैग ये लिए हुए हैं और इसका मास जो है बैग का स्मॉल m और बॉय का कैपिटल M। और ऐसा हो नहीं, बट गलती से क्या हुआ, ये स्लिप कर गया, हाई राइज बिल्डिंग से ये स्लिप कर गया, और ये फिजिक्स का स्टूडेंट था बच्चों। अब ये देखा कि अब तो ये कंक्रीट है नीचे, हाथ पैर टूटेगा, बट ये फिजिक्स का स्टूडेंट था तो उसने ये भी देखा कि ये क्या है, एक स्विमिंग पूल है, बिल्डिंग से x नॉट डिस्टेंस पे स्टार्ट हो रहा है स्विमिंग पूल। लेकिन जब तक ये नीचे गया, जब तक रियलाइज हुआ होगा तब तक ये कुछ नीचे आ गया कि यहाँ स्विमिंग पूल है। सोचा कैसे क्या करें कि हमारा हाथ पैर टूटना बच जाए। अब बताओ वो क्या करेगा? एनीवन? बैग फेंकेगा। बैग फेंक देगा, क्या बात है, तुम लोग भी फिजिक्स के स्टूडेंट हो, बहुत बढ़िया। क्या किया, ये सोचा कि अभी बचना है तो हमें स्विमिंग पूल में गिरना है, अगर कुछ नहीं किया, आराम से ऐसे ही डरते रहा तो सिर्फ ऐसे आएंगे। तो इसने क्या किया, बैग को इधर फेंक दिया, तो ये जिस समय h डिस्टेंस गिर चुका है, इस समय अब बैग को फेंक रहा है, तो मिनिमम कितना वेलोसिटी से बैग को फेंके, v, या v1 लिख देता हूं, with what minimum velocity he should throw the bag in this direction so that he will save himself। सवाल समझ में आया क्या सबको?
अपने आप को सेव करने के लिए गिरना तो है ही, लेकिन स्विमिंग पूल में गिरेगा तो चोट बहुत कम लगेगी, थोड़ी मस्ती भी हो जाएगी। बच्चों ये अगर बैग इधर थ्रो किया तो इसका इधर मोमेंटम गेन होगा कैपिटल एम। तो व्हाट शुड बी द V2 सो दैट कि इतना हो कि ये ऐसे जाकर के स्विमिंग पूल में गिरे। यही है ना। दैट मीन्स जब तक ये नीचे आया है उतने डिस्टेंस में इसका इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना आना चाहिए, x नॉट। He throws the bag when he is already fallen distance h। तो अब बचा हुआ डिस्टेंस कितने टाइम में गिरेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गो फ्रॉम हियर टू हियर, किसी को याद है? यहां से यहां गिरने का टाइम √2h/g, यहां से यहां जाने का, बट यहां से यहां ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां से यहां आने का टाइम √2h/g, इतना ही टाइम इसके पास बचा हुआ है। इतने टाइम में इसको इस डायरेक्शन में इतना वेलोसिटी हो v2 कि v2 इंटू डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू x नॉट। मतलब v2 इंटू डेल्टा टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x नॉट। जितना ज्यादा जाए उतना अच्छा। मतलब मिनिमम के लिए अगर बात करें, कम से कम कितना हो, इक्वल साइन दे देंगे। ये v2 तो निकल गया, लेकिन मुझे क्या निकालना था, मुझे तो निकालना था v1। तो इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल भी 0, तो 0 इज इक्वल टू इनिशियल 0, फाइनल लिखेंगे कैपिटल M इंटू V2 और स्मॉल m इंटू V1 माइनस में। सो V1 इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू V2। V2 यहां से निकाल लिया, कैपिटल M बाय स्मॉल m √g/2 into x naught upon root capital H minus root small h. This is your answer. चलो अब हम लोग वो चैप्टर उस सेगमेंट पे जा रहे हैं जहां पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं इसमें, है ना, दैट इज कोलिजन। कोलिजन समझते हो कि दो बॉडी है, आया और कोलाइड किया, या तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो कोलाइड किया, या एक सपोज इधर जा रहा है और दूसरा पीछे से आ रहा है जो ज्यादा वेलोसिटी से आ रहा है, देन दे विल कोलाइड। कोलिजन बच्चों दो टाइप का होगा। एक सेंस में क्या है कि कैसे कोलाइड करा उसमें बोल रहा हूं, दो टाइप का। एक होता है हेड ऑन कोलिजन कि एकदम से लाइन पे आया दोनों और फिर मोशन इसी लाइन पे रह गया, दिस इज कॉल्ड हेड ऑन, एक ही लाइन पे मोशन है। और एक होता है कि एक इधर से आ रहा है, एक दूसरे अलग एंगल से आ रहा है और कोलिजन के बाद अलग डायरेक्शन में गया, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक कोलिजन, टू डायमेंशनल कोलिजन, है ना। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वन डायमेंशनल कोलिजन, दैट मींस द कोलाइडिंग बॉडीज आर मूविंग ऑन ए line.
और कोलिजन्स के बाद भी उसी लाइन पे मोशन है ना। तो एक तरीके से हमने कहा कोलिजन्स को, दो टाइप का कोलिजन, हेड ऑन और ऑब्लिक। हेड ऑन में मोशन रिमेन confined in a line, तो इसको 1D भी कह सकते हैं और ये 2D और 3D मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग फोकस करेंगे इस पे। सबसे ज्यादा सवाल मेडिकल में तो इसी पे आता है, ऑब्लिक पे कम होता है, बट इसको भी देखेंगे बाद में। ये तो हुआ कि ओरिएंटेशंस कैसे है कोलिजन्स का, और एक दूसरे तरीके से हम देखते हैं कि कोलिजन्स कितने टाइप का है। दैट मीन्स जो कोलाइडिंग बॉडी है उसका मटेरियल कैसा है ना, कैसे डिफॉर्म हो रहा है, डिफॉर्मेशंस कितना उसमें रह रहा है, इन सारी चीजों पे। तो उस बेसिस पे अगर हम डिस्कस करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। वन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन, another is called inelastic, or third is perfectly और इस चैप्टर को एकदम अब अच्छे समझना, बिकॉज नीट में बहुत सारे सवाल जो हम सेंटर ऑफ मास कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसी पार्ट के लिए। कोलिजन्स पे बहुत सारे सवाल होते हैं, तो अभी बस डेफिनेशन बता रहा हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है। इलास्टिक कोलिजन्स किसको कहते हैं बताता हूं। अगर तुम क्या करो, तुम्हारे पास घर में एक प्लास्टिक का बॉल होगा जो बचपन में खेलते थे, दीवार पे मारो, वो वेलोसिटी मारे लगभग, या जमीन पे ये गिराओ तो वो उतना वेलोसिटी तक बाउंस हो गया, जहां से गिरा उतना तक आ गया। और एक सोचो कि गीला मिट्टी है, या ऐसा है कि ऐसे गिरा और वहीं पे चिपक के रह गया, या च्युइंगम को फेंका और दीवार पे लगा और वहीं रह गया, या वापस आया तो थोड़ा सा वापस आया, है ना। तुम देखते हो कि बॉल अगर बहुत हार्ड है तो दीवार पर अगर मारते हो तो लगभग उसी वेलोसिटी से वापस आता है एक केस में, और एक केस में थोड़ा कम वेलोसिटी से आता है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि वो मटेरियल कैसा है। तो इलास्टिक कोलिजन्स बच्चों बोलेंगे कि अगर दो बॉडी है और कोलाइड किया, कोलिजन्स में कुछ डिफॉर्मेशन होगा, कुछ टाइम के लिए तो होगा डिफॉर्मेशन, बट वो डिफॉर्मेशन बाद में जीरो हो जाए। अभी और अच्छे समझाऊंगा, मतलब इसका कोलिजन्स में काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है, तो उसको बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। डिफॉर्म तो हुआ बट वो डिफॉर्मेशन वापस रिगेन हो गया कंप्लीटली। इन इलास्टिक कोलिजन्स में क्या होगा, डिफॉर्मेशंस कंप्लीटली रिगेन नहीं होगा, कुछ रिगेन होगा, कुछ डिफॉर्मेशन रह जाएगा। तो इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा। कोलिजन से पहले सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कुछ है और बाद में कुछ कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ। और लॉस कहां जाता है, तो डिफॉर्मेशन में गया, अदर वे में, अदर फॉर्म में एनर्जी कुछ पार्ट चला गया। और परफेक्टली इनइलास्टिक कहते हैं कि जब डिफॉर्मेशन हुआ तो डिफॉर्मेशन कुछ भी रिगेन नहीं हुआ, तो उसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ये शॉर्ट में समझाया, बट अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन और हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो यहां तक में कोई डाउट पूछ लो, थोड़ा इंटरेक्ट करो, मैसेज करो यार तुम लोग। रुद्राक्ष,
लोकेशा ये कुछ क्लियर हुआ क्या मैं समझाया था? इसको समझाया, दो ब्लॉक है, पहले रियली दिखाया कि ब्लॉक है, जब कोलाइड किया तो कांटेक्ट पॉइंट दोनों का वेलोसिटी अलग है, इसलिए डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन बढ़ते जाएगा एंड मैक्सिमम होगा एक समय। कब होगा मैक्सिमम? जब दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो गया। अब रिलेटिव सेपरेशन और इंक्रीज नहीं करेगा, सॉरी, लेकिन डिफॉर्मेशन है तो मटेरियल में अपने शेप को रिगेन करने का टेंडेंसी है, तो ये अभी भी एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा और फिर फाइनली सेपरेट हो जाएगा। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट हमने इलास्टिक नेचर को समझाने के लिए हमने एक यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्टर ले लिया। जिस समय टच में आया तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में अभी, तो जो भी एनर्जी है सिस्टम का, आप सुनना यहाँ पे, जो भी एनर्जी है वो अभी काइनेटिक एनर्जी है। स्प्रिंग में एनर्जी 0 है। अब ये कंप्रेस होगा बिकॉज इसका वेलोसिटी ज्यादा है, सो स्प्रिंग विल कंप्रेस और मैक्सिमम होगा जिस समय दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो गया। जब अब इक्वल हो गया तो अब इसको और पास जाने का टेंडेंसी नहीं है, बट सिंस स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड तो अभी भी इस पे ये इधर फोर्स लगा रहा है, इस पे इधर लगा रहा है। सो इक्वल होने के बाद भी m2 का वेलोसिटी और बढ़ेगा, m1 का वेलोसिटी और कम होगा। और अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो इसमें इसके पास अभी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस हुआ है। वो एनर्जी कहां गया है? एनीवन? रोहित, काइनेटिक एनर्जी इस समय कम होगा, so where this kinetic energy goes? Anyone else? वैभव, यार कोई तो बोलो यार। सिर्फ एक बच्चे का जवाब आया, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, इसमें एनर्जी गया, कहां से आएगा एनर्जी? इसके काइनेटिक एनर्जी के कॉस्ट पे गया। काइनेटिक एनर्जी जो डिक्रीज हुआ है वो स्प्रिंग में चला गया। तो यहां पे कहेंगे स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है, और यहां की बात करें जो ओरिजिनल सिचुएशन है तो कहेंगे कि बॉडी डिफॉर्म हुआ है, तो उस डिफॉर्मेशन में चला गया एनर्जी, उस डिफॉर्मेशन में चला गया एनर्जी। बट फिर से वो अपने शेप को रिगेन कर लेता है। दैट मीन्स जो एनर्जी इसमें गया वो वापस इसको काइनेटिक एनर्जी में दे दिया, फिर से ये नेचुरल लेंथ में आ गया। दैट मीन्स अब कोई स्टोर्ड एनर्जी नहीं है, यहां भी कोई डिफॉर्मेशन नहीं बचा हुआ है, सारा एनर्जी वापस दे दिया। तो यहां का काइनेटिक एनर्जी, हालांकि वेलोसिटीज अलग है, और यहां का काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा। तो बच्चों इलास्टिक कोलिजन्स का मेन क्या हो जाएगा पॉइंट? काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। लिख लो इसको। हेड ऑन इलास्टिक मतलब इलास्टिक कोलिजन्स की मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं, हेड ऑन में समझा रहा था बट इलास्टिक के लिए लिख रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। एकदम समझो, ये सब तो एक बार सुन लिया, मैं तो 5-5 बार बोल रहा हूं। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, जिस समय कोलाइड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का पहले डिक्रीज होता है, और वो डिक्रीज होकर कहां जा रहा है? प्रिया पाटिल ने बताई, डिफॉर्मेशंस में जा रहा है। स्प्रिंग से समझाते हैं तो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा है। बट ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी विल चेंज
because some fraction of it goes in deformation potential energy. आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा. अब आते हैं बच्चों लीनियर मोमेंटम, जो और भी इंपॉर्टेंट है. अब जब कोलिजन्स हो रहा है तो एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. सो कोलिजन्स में दोनों बॉडी को सिस्टम ले लिया, या जितने भी बॉडी कोलाइड कर रहे हैं उसको अगर सिस्टम ले लिया तो वो इंटरनल फोर्सेज है. इंटरनल फोर्सेज सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं करता है. सो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम Is it correct? Linear momentum of the system will remain conserved. क्या बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन ही सिर्फ कंजर्व रहेगा? ड्यूरिंग कोलिजन चेंज होगा क्या? No. Linear momentum of the system will remain conserved throughout because external force नहीं है. So kinetic energy चेंज हो रहा होगा बीच में ड्यूरिंग कोलिजन, बट लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा होगा. Linear momentum will remain conserved throughout. PIE is equal to PF is equal to momentum during collisions भी वही रहेगा. नहीं तो जो भी हमने पढ़ा, हमें V1 V2 दिया हुआ, V1 डैश V2 डैश ये निकालना रहेगा. तो मैं कुछ डेराइव अभी करूंगा, इक्वेशंस लिखूंगा, फिर कुछ कैलकुलेशंस करूंगा. कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, वो समझना. तो पहला इक्वेशन जब कोलिजन होता है ना, तो पहले सबसे पहले तो लिख लो, हमें पता है कोलिजन हालांकि कोई भी टाइप का होगा, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इन ऑल कोलिजन्स मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी ध्यान देना. तो अभी इस सवाल में जो हमने डायग्राम दिखाया उसके अकॉर्डिंगली व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? m1 v1 इस डायरेक्शन में प्लस m2 v2. ध्यान देना अदरवाइज डांट पड़ेगी. दोनों का डायरेक्शन सेम इसलिए दोनों पॉजिटिव लिखा है. फाइनल मोमेंटम pf हमने मान लिया है, मुझे नहीं पता कि किधर होगा, मान लिया इधर. m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश इक्वेशन 1. कोलिजन्स में अगर सॉल्व करना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये तो आएगा ही. दूसरा और क्या पढ़ा है इलास्टिक कोलिजन्स के लिए? देखो कितने अननोन है, v1 डैश v2 डैश. हाउ मेनी इक्वेशंस वी नीड? 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन. एक लिखा, एक और कहां से लिखें? Kinetic energy. Kinetic energy will remain conserved. Kinetic energy before collision, kinetic energy after collision. Half m v1 square plus half m1 m2 v2 square is equal to v1 dash square plus half m2 v2 dash square. ये दो इक्वेशंस लिखने आना चाहिए. अब थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं मैं. m1 वाले को एक साइड, m2 वाले को एक साइड, तो इसी को ना थोड़ा अरेंज करके लिख लेता हूं. m1 v1 माइनस v1 डैश, और इधर ले लेता हूं m2 v2 डैश माइनस v2. चलेगा? और इसको भी लिख लेता हूं, हाफ ऑफ तो कैंसल. m1 v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर.
इस इक्वेशन को, m1 वाले को एक साइड, m2 वाले को एक साइड। तो ये 1 और ये 2, या इसको a इसको b ऐसे मान लो। अब b बाई a दिस बाय दिस कर दो, तो देखो m1 चला जाएगा और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये a माइनस बी है, तो देखना इसको डिवाइड बाय इसको करेंगे तो क्या बचेगा, v1 प्लस v1 डैश, a माइनस बी तो इससे चला जाएगा, a प्लस बी बचेगा, इधर क्या बचेगा, v2 डैश प्लस v2 बचेगा। मतलब इन दोनों को मिला करके जब हम लिखे, थोड़ा सिंप्लीफाई किए, तो ये बड़ा सिंपल सा एक सुंदर सा इक्वेशन आ रहा है। इसको थोड़ा और अरेंज करते हैं, इनिशियल वाले सबको एक तरफ, फाइनल वाले को एक तरफ, तो इसको इधर लेके आ जाते हैं। This is the equations which we got from these two equations. ये दो इक्वेशंस को सॉल्व किया तो ये फॉर्मेट में आ गया। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काइनेटिक एनर्जी वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है स्क्वायर में। सारे बच्चों का ध्यान यहां होना चाहिए। लेट्स कंसीडर दिस टर्म v1 माइनस v2, यहां देखना, ये v1 मैं ले लिया सपोज 10 मीटर पर सेकेंड और ये v2 ले लिया सपोज 6 मीटर पर सेकेंड। तो v1 माइनस v2 जो है 4 मीटर पर सेकेंड, इसको क्या कह सकते हैं कि ये पहला ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को 4 मीटर पर सेकेंड से अप्रोच कर रहा है, isn't it? सो इस टर्म को क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये समझना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, पहले रियलाइज करो। v1 से v1 बड़ा है ना और v2 छोटा है, तभी तो कोलिजन होगा। तो ये नजदीक जा रहा है, किस वेलोसिटी से नजदीक जा रहा है, v1 माइनस v2, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कहा था v2 डैश बड़ा होगा, ये दूर जा रहा है, ये जा रहा है सपोज 15 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है सपोज कुछ कोई वेलोसिटी ले लिया 9 मीटर पर सेकंड से, तो ये ब्लॉक अब दूर जा रहा है, अब और कोलिजन नहीं होगा। तो v2 डैश माइनस v1 डैश को क्या बोल सकते हैं, velocity of वेलोसिटी ऑफ separation. सेपरेशन। और हमें क्या आया रिजल्ट, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। velocity of approach is equal to velocity of separation। हालांकि डायरेक्शंस में देखें तो ये दोनों अपोजिट सेंस का होगा। जैसे अगर मैं M2 में बैठ गया, M2 में बैठ कर भी मैं देखूंगा तो कहूंगा कि ये हमें अप्रोच कर रहा है, तो आई कैप में आ रहा है। बाद में भी M2 में बैठूंगा, तो M2 में बैठूंगा तो मुझे दिखेगा कि M1 इधर जा रहा है, तो अप्रोच होगा तो इधर और सेपरेशन होगा तो इधर, अपोजिट होगा। बट यहां पे मैं जो लिखना चाहता हूं
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये मैग्नीट्यूड में है बच्चों। और मैं कहता हूं कि कहीं कहीं पे साइन में माइनस में लिखा रहता है, मत लिखो। देखो कि किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है और किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे अभी हम पहुंच गए हैं कि इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल होगा। अब सुनना, जब भी हमें क्वेश्चंस कोलिजन्स का सॉल्व करना है तो 99% केसेज में हम प्रीफर करेंगे एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये लिखने का। ओके सर, क्यों? काइनेटिक एनर्जी वाला इक्वेशंस लिखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये और ये लिखोगे तो थोड़ा देखो लीनियर फंक्शन में है तो इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके, तो अभी मैं मिटा रहा हूं, यहां तक लिख लिया ना? सो बच्चों अभी देखो ये जो कैलकुलेशंस कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो देखा वो इंपॉर्टेंट है, बट अभी मैं सॉल्व करता हूं। नोटबुक में लिख लो, मुझे निकालना v1 डैश और v2 डैश। ठीक है ना? तो मैं पहला इक्वेशन यही रहने देता हूं, ये वाला इक्वेशन m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब देखो ये दो इक्वेशन से v1 डैश निकालना है, v2 डैश निकालना है, तो लेट्स कि पहले v2 डैश निकालते हैं। v1 डैश को हटाना है तो इस इक्वेशन में m1 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो तो v2 डैश निकल जाएगा। करें क्या? m1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो ये m1 v1 डैश m1 v1 डैश जाएगा। इधर क्या बचेगा? m1 v1 m1 v1 2 m1 v1 प्लस ये क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 इंटू v2 हो जाएगा। ये ऐड किया, ये तो चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? m1 प्लस m2 और v2 डैश कॉमन। तो देखो v2 डैश आ जाएगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v2। अगर इसमें m2 से सॉरी इसमें m2 से मल्टीप्लाई करते और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते, उस केस में v1 डैश आ जाता और तुम कर लोगे तो वो डायरेक्टली मैं लिख लेता हूं, यू विल गेट v1 डैश जो आ जाएगा m1 माइनस m2 सिमेट्री होगा, जैसा है यहाँ पे वैसा ही यहाँ होगा, जस्ट m1 m2 इंटरचेंज कर दो प्लस 2m2 बट मैं फिर से बता रहा हूं इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, नोटबुक में बस देखने के लिए लिख लो। नो नीड टू रिमेम्बर दिस, यू नीड टू रिमेम्बर कि हमें कौन कौन से इक्वेशंस लिखने हैं।
मैंने कहा कि बच्चों की ये याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर कहोगे सर इतना बड़ा क्यों टेंशन देने के लिए क्वेश्चंस लिखा दिया। ये हमारा सिचुएशन था, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। अब मैं कुछ स्पेशल केस डिस्कस करता हूं जो ध्यान में रखना है। तो स्पेशल केस में इसके हेल्प से निकाल लूंगा और ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। पहला स्पेशल केस, m1 इक्वल टू m2। कोलिजन तो इलास्टिक है ही, इलास्टिक एंड हेड ऑन। m1 m2 इक्वल होगा, तो बताओ v2 डैश क्या हो जाएगा। बताओ यहाँ पे m1 इक्वल टू m2 पुट करके बताओ क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। ये हो जाएगा बच्चों 0 और ये 2m1, ये भी नीचे 2m1 गया, ये हो जाएगा v1। किसी ने जवाब नहीं दिया? नहीं दिया, 2 बच्चों ने दिया। 2v1 नहीं, सिर्फ v1। प्रथमेश, व्हाट इज v1 डैश? ये 0, ये 2m2 नीचे भी 2m2 जाएगा, सिर्फ v2। मतलब v2 डैश सेकेंड बॉल का वेलोसिटी वो हो जाएगा जो फर्स्ट बॉल का वेलोसिटी है। दिस इंप्लाइज they interchange their velocity. Very important result. They interchange their velocity. तो अगर कोई सवाल आ गया नीट में कि ये बॉल है 2 m मास का और ये मूव कर रहा है सपोज 3 मीटर पर सेकेंड से, ए बॉल और ये बी बॉल, ये भी m मास का और ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से इधर। सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनना, मैं किसी से भी सवाल पूछ सकता हूं। अगर इस सवाल में पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है बच्चों, किसी से पूछ रहा हूं सबसे पहले, किस वेलोसिटी से दोनों बॉल अप्रोच कर रहा है? आयुष ने हैंड रेज किया है, चलो आयुष बताओ। 5 मीटर पर सेकंड। 5, वेल डन। 3 माइनस 2 नहीं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दोनों नजदीक आ रहा है। 5 रोहित ने भी बताया। तो ये सारे बच्चों समझ लेना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या समझाया। यस, वैभव ने भी सही बताया। और कह रहा है इलास्टिक कोलिजन हुआ है तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा सिचुएशन। पूछेगा ए बॉल का वेलोसिटी बताओ आफ्टर कोलिजन क्या होगा। दोनों का मास इक्वल है, कोलिजन इज इलास्टिक, कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली कहोगे दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। तो जो ब्लॉक बी का वेलोसिटी है वही ए का हो जाएगा, मतलब ए इधर जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड से और बी इसका वेलोसिटी ले लेगा 3 मीटर पर सेकेंड से। आंसर आ गया 2 सेकेंड। जैसे बायोलॉजी में तुम टिक करते हो सवाल, वैसे फिजिक्स में भी कर सकते हो। देखते ही आंसर टिक, है ना। सो प्रेशा बताएगी बी ब्लॉक रेस्ट में m मास का, इसका भी मास m, दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी v नॉट, कोलाइड हेड ऑन, वन डायमेंशन कोलिजन हुआ। आफ्टर कोलिजन व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ a?
after collision what will be velocity of A? सही जवाब था दिस। इंटरचेंज कर लिया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ए ब्लॉक का रेस्ट में आ जाएगा। स्पेशल केस 2, M2 is much greater than M1 and also V2 is 0। तो बताओ V1 डैश क्या होगा और V2 डैश क्या होगा। अब पहले ये समझाता हूं कि ये है क्या। M2 इज मच ग्रेटर। सोचो कि एक बॉल लिया है तूने और दीवार पे मारा है, तो दीवार बहुत बड़ा है, बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा मास है और दीवार रेस्ट में है। यही केस को हम डिस्कस कर रहे हैं। कोलिजन इज इलास्टिक। V1 डैश में आप पुट करते हैं बच्चों, V1 डैश M1 माइनस M2। M2 तो बहुत बड़ा है, M2 बहुत बड़ा है, तो उससे M1 कुछ अगर घटा भी दिया तो क्या हो जाएगा, M2 ही रह जाएगा। M2 में कुछ जोड़ भी दिया तो भी M2 ही रह जाएगा। तो ये भी लगभग माइनस M2 और ये भी M2, तो ये हो जाएगा माइनस V1, ये लगभग 1 और V2 0 है, तो V1 डैश क्या हो जाएगा, माइनस V1। V2 डैश में M1 माइनस M2, ये क्या हो जाएगा, ऐसे तो ये V2 रह जाएगा, लेकिन V2 0, V1 यहां देखना, ये बहुत छोटा क्वांटिटी, ये बहुत बड़ा क्वांटिटी, छोटा अपॉन बहुत बड़ा 0, तो V2 डैश क्या आ जाएगा, 0। और इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कि दीवार पे अगर हम बॉल को थ्रो किए तो जिस वेलोसिटी से कोलाइड करेगा उसी वेलोसिटी से वापस आता है, अगर इलास्टिक है तो। लेकिन वापस आता है इसलिए माइनस V1। आगे बात समझ में। लेकिन अगर V2 डैश 0 नहीं होता, केस 3, M2 is much greater than M1 and V2 is not equal to 0, तो उस केस में V1 डैश क्या होता, ये हो जाता माइनस V1, और यहां देख लो ये V2 कुछ है 2M2 अपॉन M1 प्लस M2, तो दिस इज लगभग M2, तो ये हो जाएगा 2V2। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और V2 डैश ये क्या हो जाएगा, ये तो 0, M2 माइनस M1 लगभग M2, M1 प्लस M2 लगभग M2, तो V2 डैश इज इक्वल टू V2। दैट मीन्स बॉल को, दीवार को तुम बॉल से अगर थ्रो करके मारोगे तो दीवार के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं रहेगा, लगभग सेम रह जाएगा। और एक और चीज बता देता हूं कि इन ऑल केसेस यू विल फाइंड दैट, जो स्पेशल केस ले रहा हूं उसमें भी तुम ये ध्यान रख सकते हो कि जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा। जैसे इस सवाल में भी देखो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच V1 से जा रहा था
बाद में V1 से ही वापस आ रहा है, ये तो रेस्ट में है, तो V1 रह गया। यहां भी चेक करोगे तो वही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, छोटा सा सवाल ले लिया। एक मास m, 2 V0 से इधर जा रहा है, एक मास 2m V0 से इधर आ रहा है, और कोलिजन इलास्टिक है। तो पहला चीज तो ये बताओ कि व्हाट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। 2m V0, 4m V0, 0 क्या है? यार इंटरेक्ट करते रहो तो तभी मजा आता है। जीरो जीरो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, जिसको आ रहा है समझ में वो बोल सकते हो। जीरो जीरो, वैभव ने बताया और किसी ने भी बताया जीरो, बिकॉज मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जितना इधर है उतना इसका इधर है। वेलोसिटीज अलग डायरेक्शंस में है। ठीक है ना। अब मान लेते हैं कोलिजन्स के बाद ये सपोज ए बॉल इधर जा रहा है V1 से, कोलिजन के बाद बी बॉल सपोज इधर जा रहा है V2 से। मैंने मान लिया, मुझे नहीं पता कि ये इधर ही जा रहा है या इधर जा रहा है। ठीक है, तो क्या क्या इक्वेशंस लिखेंगे? पहला इक्वेशन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, PI इज इक्वल टू PF 2m इंटू 2V0 पॉजिटिव प्लस 2m इंटू माइनस V0, चूंकि इधर है, ये हो गया PI। PF ये था 2m इंटू V2, ये पॉजिटिव इधर माना है, इसका इधर माना है, तो माइनस m इंटू V1। ये समझ में आया क्या? ये तो बच्चों जीरो है, तो क्या आ जाएगा यहां से 2m V2 इज इक्वल टू m V1, 2V2 इज इक्वल टू V1। ये आ गया इक्वेशन 1। कहां से आया? मोमेंटम कंजर्वेशन से। बट V1 क्या ये निकालना है, V2 क्या ये निकालना है। सेकेंड इक्वेशन कहां से लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी। नहीं, काइनेटिक एनर्जी से लिख सकते हैं, बट वो क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखना यहाँ पे किस वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है। 3V0। 3V0, ये यही समझना है। दिस इज 3V0। जिसको ये समझ में आ गया उसका कोलिजन स्ट्रांग हो जाएगा। व्हाट इज सेपरेशन? V1 प्लस V2। V1 का वैल्यू आप पुट कर दोगे, V2 2V2 है ना। V not equals to V2। रिवाइज कर लो 2V2 और ये 3V2 आएगा। इक्वल टू 3V0। तो क्या आ गया यहाँ से? V2 इक्वल टू V not V0। मतलब ये V0 से इधर चला गया और इसका निकालोगे तो ये 2V0 से इधर आ गया।
समझा क्या? ये आज का लास्ट सवाल। बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो बच्चों, क्या करना है इसमें देखना। आफ्टर कोरिजन सबसे पहले तो डायग्राम जरूर ड्रॉ करो। डायग्राम ड्रॉ करके बताओ कि ये 3 kg का और ये 5 kg का। तो इतना तो पता है कि 5 kg का सपोज इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है, सपोज v2, और ये 3 kg का मुझे नहीं पता, 3 kg का इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो कोई भी डायरेक्शन मान लो, मान लेते हैं मैंने इधर है, v1 मान लिया। ध्यान से सुनना, हमने मान लिया इधर। तो फर्स्ट इक्वेशंस कहां से लिखेंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन देखो क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम 5 into 3 प्लस 5 into 1, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दैट इज इक्वल टू 5v2। इसका इधर है, इधर माना है, इसलिए -3v1। दैट मीन्स 5v2 -3v1 इज इक्वल टू 15 + 5 20। इक्वेशन 1 हो गया। What is second equation? Velocity of approach. 4 ऋतुजा 4 क्या होगा? Velocity of approach 4. What is velocity of separation? किस velocity separate हो रहा है? दूर जा रहा है, ये v1 से इधर जा रहा है, v2 से इधर जा रहा है, तो ये है सेपरेशन, ये समझो। So v1 plus v2 कितना आ गया? 4। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ये और ये सॉल्व करना है। सपोज सवाल में पूछा है कि व्हाट इज v1, तो v2 को एलिमिनेट कर देना है। या अगर v2 पूछा है तो v1 को एलिमिनेट कर देना है। सो लेट्स पहले v2 निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें इक्वेशंस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं। अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3v1 चला जाएगा, 8v2 इज इक्वल टू 20 + 12 32। सो v2 कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। v2 4 आ गया। किसी एक इक्वेशंस में पुट कर दो। v2 यहाँ पे 4 पुट कर दिया तो v1 क्या आ जाएगा? 0। मतलब 3 kg ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा और ये 4 मीटर से जाएगा।